अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 41 इको 402 के लेसन नंबर 41 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो मेहनत का थोड़ा बहुत सिला हमें भी दे दिया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपटीशन वर्सेस कोलिजन, यानी कोलिजन के साथ जो है वो कॉम्पिटिशन्स कैसे करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मेन पॉइंट हमारे पास आ जाता है द प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि हम जो है वो आगे कुछ कर सकें। अब एक्चुअली में यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह या कोई थीरीज़ वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिजनर्स डायलेमा होता है क्या, इसमें करना क्या होता है। तो चले मैं आपको जो है वो उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो प्राइजनर्स डिलेमा होता है ये एक ऐसा गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है जो दो इंडिविजुअल्स या फर्म्स के बीच की इंट्रैक्शन को जो है वो ऑब्जर्व करता है। इसमें दो पार्टीज़ को एक डिसीजन लेना होता है जो उनके अपने इंटरेस्ट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। दो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, ए और बी, यानी कैदी हैं दो, ए और बी। उनको जो है वो एक क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है। उन्हें एक डिसीजन लेना होता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ गवाही दें या नहीं, ठीक है। इसमें अगर दोनों प्रिजनर्स कन्फेस करते हैं, यानी जो है वो एग्री करते हैं, उस बात को कबूल करते हैं, तो दोनों को 2 ईयर्स की जो है वो सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर एक प्रिजनर्स कन्फेस करता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, दूसरा कहता है मैंने नहीं किया, तो जो कन्फेस करने वाला है उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी और जो नहीं कन्फेस करने वाला उसको जो है वो 3 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो प्रिजनर्स डिलेमा का सोल्यूशन ये है कि दोनों प्रिजनर्स को कन्फेस करना चाहिए ताकि वो कम से कम सज़ा पाए, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर एक प्रिजनर कन्फेस करता है और दूसरा नहीं तो कन्फेस करने वाले को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्रिजनर्स डिलेमा का जो मेन लेसन का मकसद ये है कि जब दो पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो उन्हें अपने इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटीज़ करना चाहिए, लेकिन ये भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि उनके डिसीजन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो है वो डिलेमा का, प्रिजनर्स डिलेमा का जो है वो कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, अब जो है वो आपने इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं व्हाई वुड नॉट ईच फर्म सेट द कोलिजन प्राइस इंडिपेंडेंटली एंड अर्न द हायर प्रॉफिट्स दैट अगर विद एक्सप्लिसिट कोलिजन, ठीक है। कैसे जो है वो एक फर्म की जो कोलिजन प्राइस है वो इंडिपेंडेंटली हो जाती है और वो हायर प्रॉफिट्स को कैसे उसने अर्न करना है विद एक्सप्लिसिट कोलिजन के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया हुआ है FC जो है कि फिक्स कॉस्ट्स और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास $0 है और FC जो है वो हमारे पास $20 है। फर्म्स वन डिमांड जो है वो हमारे पास Q इज इक्वल टू ये है। फर्म्स 2 के लिए डिमांड जो है वो हमारे पास Q इज इक्वल टू ये है। नैश इक्विलिब्रियम में हमारे पास P इज इक्वल टू $4 है और वहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट $12 है। जबकि कोलिजन में हमारे पास P की यानी प्राइस जो है वो $6 है और प्रॉफिट जो है वो $16 है, ठीक है। ये उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फर्म्स P के लिए जो है वो यहाँ पे इनसे गलती होगी, यहाँ पे आपने ना $4 लिख देना है, ठीक है। फर्म्स 2 के लिए हमारे पास $6, पाई जो है वो हमारे पास फर्म्स 2 के लिए $16 है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू $6 और P इज इक्वल टू $4 हमारे पास ये दोनों मौजूद है, ठीक है। अब पाई 2 का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, पाई यानी हमारे पास क्या होता है भाई, रिवेन्यू माइनस जो है वो आपके पास जो है वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, या FC भी आप कह सकते हैं, ठीक है। माइनस, सॉरी FC नहीं, हमारे पास जो है रिवेन्यू माइनस जो है VC वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे R हमारे पास किसके बराबर होता है, PQ के। तो पाई 2 के हिसाब से ले रहे हैं तो हमारे पास तो यहाँ पे भी P2 Q2 आ जाएगा और माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 20। इस तरह आपने कर लेना है, ठीक है। ये आपका इस तरह करना और इसको जो है P2 Q2 हमारे पास क्या है और आपने वैल्यूज पुट करनी, आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसी तरह आपने इसको कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास है। इसके बाद है पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्राइसिंग गेम्स। अब यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई है। चार्ज हमारे पास फर्म 1 है, फर्म 2 है, चार्जेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये आपने इनको देख लेना, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि दीज टू, जी वो कहते हैं कि दीज टू फर्म्स आर प्लेइंग और नॉन कोऑपरेटिव गेम की, दोनों गेम जो है वो नॉन कोऑपरेटिव गेम है। ईच फर्म इंडिपेंडेंटली डज द बेस्ट इट कैन टेकिंग इट्स कॉम्पिटिटर इनटू अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं व्हाई विल बोथ फर्म्स both choose $4 when $6 will yield higher profits। देखें, एन एग्जाम्पल इन गेम थ्योरी कॉल्ड द प्रिजनर्स डायलेमा illustrate द प्रॉब्लम ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स फेस। ये खैर कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट करने वाला। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास कोलिजन्स ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स। देखिए यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों आपने अच्छे से याद करने हैं। कोलिजन विल लीड टू ग्रेटर प्रॉफिट्स, explicit and implicit collision is possible, or once collision exists the profit motive to break and lower price is significant। एक्चुअली ये होता है कि इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ।
जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आ जाते हैं कंक्लूजन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट पर। देखिए जो पहला हमारे पास पॉइंट है, कंक्लूजन विल लीड टू ग्रेटर प्रॉफिट्स। इसमें क्या होता है, मतलब इसका ये होता है कि जब फर्म्स कोलिजन में इंगेज होते हैं, ठीक है, जब जब फर्म्स कोलिजन्स में इंगेज होते हैं तो वो अपने प्राइसेस और आउटपुट को जो है वो कोऑर्डिनेट करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कोलिजन इज़ पॉसिबल है, इसका मतलब ये होता है कि कोलिजन दो तरह का हो सकता है। एक एक्सप्लिसिट, जैसे कि फर्म्स के बीच फॉर्मल एग्रीमेंट जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट होता है, और इम्प्लिसिट जैसे कि हमारे पास फर्म के बीच जो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होते हैं वो इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कोलिजन दो तरह का हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी, ठीक है। तीसरा जो वो पॉइंट कहते हैं, वो कहते हैं कि वंस कोलिजन एग्जिस्ट द प्रॉफिट मोटिव टू ब्रेक एंड लोअर प्राइस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब फर्म्स कोलिजन में इंगेज होते हैं तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक फर्म कोलिजन को तोड़कर अपने प्राइसेस को कम कर देता है तो वो ज़्यादा मार्केट शेयर और प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। तो ये आपने जो है वो इसके तीनों पॉइंट्स याद कर लेना अच्छे तरीके से ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स के, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओलिगोपोली बिहेवियर क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले इसका जो है वो एग्जांपल जो है क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ, जो है वो आपको मैं चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओलिगोपोली बिहेवियर, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि ओलिगोपोली बिहेवियर के ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये होता है कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में फर्म्स के बिहेवियर के कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मैं आपको बताऊं कि प्राइस लीडरशिप होती है, जैसे कि एक फर्म प्राइस लीडर बन जाती है और दूसरी फर्म्स उसके प्राइस को फॉलो करती है। दूसरा हमारे पास ये होता है कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में प्राइसेस रिजिड होती हैं, ठीक है, यानी कि फर्म्स अपने प्राइसेस को ईजिली नहीं जो है वो चेंज कर सकती। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि फर्म्स कोलिजन में इंगेज हो सकते हैं, यानी कि वो अपने प्राइसेस और आउटपुट को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के कुछ हमारे पास इसके जो है वो पॉइंट्स हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओलिगोपोली बिहेवियर के, ठीक है। जिस तरह से आप जो है वो आपको इसका क्लियर हो गया होगा। इन सब ओलिगोपोली मार्केट्स में क्या होता है, प्राइसिंग बिहेवियर इन टाइम कैन क्रिएट अ प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग इन्वायरमेंट एंड इम्प्लिसिट, ये सारा जो है वो आपने याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको इसका जो कंसेप्ट क्लियर करवाया वही चीज़ें तमाम जो है वो इसमें मौजूद है, ठीक है। ये कर लीजिएगा। द काइंड डिमांड कर्व आ जाता है हमारे पास। इसके बाद ये सारा जो है वो चीज़ें करने वाली हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द डोमिनेंट फर्म मॉडल, ठीक है। अब डोमिनेंट फर्म मॉडल क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा मॉडल है जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केटों में एक डोमिनेंट फर्म के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, और जो है वो इस मॉडल में एक डोमिनेंट फर्म मार्केट में सबसे बड़ा जो है वो शेयर रखती है और दूसरी फर्म्स उसके प्राइस और आउटपुट को फॉलो करती हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डोमिनेंट फर्म होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, इन सम ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स वन लार्ज फर्म हैज़ अ मेजर शेयर ऑफ टोटल सेल्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो है वो ऐसी फर्म होती है मार्केट में जो सबसे बड़ा शेयर रखती है और दूसरी फर्म्स उसके प्राइस और आउटपुट को क्या करती है, फॉलो करती हैं, ठीक है। यही कहता है कि एंड अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर फर्म्स सप्लाइज द रिमेंडर ऑफ द मार्केट, मतलब वही बात करती है, ठीक है। द लार्ज फर्म माइट देन एक्ट एज द डोमिनेंट फर्म होती है एंड सेटिंग अ प्राइस दैट मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट्स, जो कि सेट करती है प्राइस को ताकि उसका जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए बनिस्बत दूसरों के, ठीक है। तो ये इसने जो है वो एक डोमिनेंट फर्म मॉडल का ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है प्राइस सेटिंग बाय अ डोमिनेंट फर्म। ये प्राइस कैसे सेट करनी है डोमिनेंट फर्म ने, वो ये देख सकते हैं आप, ये इस ग्राफ के ज़रिए उसने जो है वो चीज़ें बताई हुई हैं। तो डोमिनेंट फर्म्स डिमांड कर्व इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द फ्रिंज फर्म्स। वो कहते हैं कि जो मार्केट में जो डिमांड और फ्रिंज सप्लाई का जो फ़र्क है आपस में, उसके डिफरेंस से जो है वो एक डोमिनेंट फर्म जो है वो डिमांड कर्व कर बनाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड कर्व हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। और ये क्वांटिटी हमारे पास है, ये प्राइस है, ये हमारे पास एक इसकी डिमांड कर्व ये बनी हुई है, ठीक है। एक ये वाली डिमांड कर्व बनी हुई है हमारे पास फ्रिंज सप्लाई, और ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्टल्स। अब व्हाट इज़ कार्टल्स, देखिए कार्टल्स जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कुछ फर्म्स या कंपनीज़ के बीच में जो है वो बनाया जाता है, जिसका मेन मकसद मार्केट में अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना और प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, ठीक है। इन जो है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इसमें भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, ठीक है। तो मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो है वो फर्म्स कंपनीज़ जो है कि ये जो एक ग्रुप होता है कार्टल्स का, जो कुछ फर्म्स या कंपनीज़ के दरमियान बनाया जाता है, जिसका मकसद क्या होता है, मार्केट में अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना और प्रॉफिट्स को बढ़ाना होता है, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने याद करनी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स टू सेट आउटपुट एंड प्राइस। एक्सप्लिसिट में जो है वो इसमें आउटपुट और प्राइस को क्या करना होता है, उसको सेट करना होता है, ठीक है। मे नॉट इंक्लूड ऑल फर्म्स, इसमें जो है वो तमाम फर्म्स मौजूद नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफन इंटरनेशनल
इसमें जो है वो एक मोस्टली जो है वो इंटरनेशनली तौर पर जो है वो ये काम करती है। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि सक्सेसफुल कार्टल्स की एग्जांपल क्या है, ओपेक। ओपेक क्या होता है स्टूडेंट्स? ओपेक का मतलब होता है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्या होता है? ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से हमारे पास पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग और सी से कंट्रीज़। तो मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है, ठीक है। ये इसकी सक्सेसफुल कार्टल्स की एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद जो है वो इंटरनेशनल बॉक्साइट एसोसिएशन आ जाता है। एग्जांपल ऑफ अनसक्सेसफुल कार्टल्स को देखें, कॉपर, टीन, कॉफ़ी, टी एंड कोको आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कंडीशंस फॉर सक्सेस। तो सक्सेस के लिए जो है वो कंडीशंस क्या होती है? कम्पिटिटिव, अल्टरनेटिव्स सफिशेंटली डिटर्जिटिंग और पोटेंशियल ऑफ मोनोपोली पावर इन इलास्टिक डिमांड। यानी जो हमारे पास पोटेंशियल ऑफ मोनोपोली पावर है वो इन इलास्टिक डिमांड में होती है, और कम्पिटिटिव अल्टरनेटिवली जो है वो क्या होती है? एज ए चीटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ओपेक ऑयल कार्टेल का ग्राफ है, तो आप ये देख सकते हैं। देन इसके बाद जो है वो कार्टल्स अबाउट ओपेक आ जाता है, ठीक है। अबाउट ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है उसके अबाउट जो है वो कार्टल्स का आ जाता है कि वेरी लो। इसमें हमारे पास क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट वेरी लो होता है। टीडी हमारे पास जो होता है टोटल डिमांड, इसमें टोटल डिमांड इज़ इनइलास्टिक होती है। नॉन ओपेक सप्लाई इज़ इनइलास्टिक होती है, और डी ओपेक जो है वो इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। डी ओपेक डिमांड ओपेक जो होता है वो इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द ओपेक ऑयल कार्टल की जो बनाया हुआ है उन्होंने ग्राफ, जो है वो साइपेक कॉपर कार्टल बनाया हुआ है। साइपेक कॉपर कार्टल को देख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं हम। टू बी सक्सेसफुल टोटल डिमांड मस्ट नॉट बी वेरी प्राइस इलास्टिक। इसमें जो है वो टोटल डिमांड ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्राइस इलास्टिक होगी। तो आइदर द कार्टल मस्ट कंट्रोल नियरली ऑल द वर्ड्स का सप्लाई। इसमें जो है वो कार्टल का जो काम होता है वो तमाम वर्ड सप्लाई को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। और द सप्लाई ऑफ नॉन कार्टल प्रोड्यूसर मस्ट नॉट बी प्राइस इलास्टिक। जो सप्लाई नॉन कार्टल है के प्रोड्यूसर की जो नॉन कार्टल सप्लाई है ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो है वो प्राइस इलास्टिक हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 41 था। ये होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।